वो मैकॉले की है, आप सभी जानते हैं। जितना पाठ हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का। पाठ्यक्रम बिल्कुल हमने नहीं बदला 63 साल के बाद भी। मैकॉले ने यह पाठ्यक्रम बनाया था भारत में कारकुन तैयार करने के लिए। अब हम वही पाठ्यक्रम चला रहे हैं, हमारे बच्चों को कारकुन ही बना रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या बन रहा है। और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि अंग्रेजी का है पूरा, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, वो विदेशी भाषा है, हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? बताओ ना, किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए। और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में। कारण कि मातृभाषा नहीं है उनकी, इसलिए नापास होते हैं। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई नापास नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो, इंजीनियरिंग सिखाओ, मेटलर्जी सिखाओ, केमिकल इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ। ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए? और भाषा भी मूर्खों की है, कुछ दम नहीं है उसमें। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। और वो 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इन्हीं देशों में अंग्रेजी है, क्योंकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क में डेनिश है, नीदरलैंड में डच है। सब देशों की अपनी भाषाएं। कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता, बात भी नहीं करता। और इन सब देशों के लोगों से जब मैं बात करता हूं, कहता हूं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? उन्होंने कहा क्यों सीखना, मूर्खों की भाषा है। और अंग्रेजी की मूर्खाई हमें समझ में आती है, फिर भी हम उसको चिपक के पकड़ के रखे। दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रेजी में। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट, बीयूटी बट, पीयूटी पट, सीयूटी कट है, बीयूटी बट है, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट, सीयूटी कुट होना चाहिए। कुछ और छोर ही नहीं है, इतनी मूर्खता की भाषा। अंग्रेजी की मूर्खाई क्या है? एक जगह CH होता है का, और एक जगह CH होता है चा। अंग्रेजी का एक शब्द है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है? तो चोपड़ा, CHOPARA, चोपड़ा, तो यहां कोपड़ा होना चाहिए। और अगर CHOPARA चोपड़ा है तो उधर केमिस्ट्री होना चाहिए, CHEMISTRY। और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो ये क्या चक्कर है, वो कहते पता नहीं, अब है तो हम कर रहे हैं। मूर्खों की भाषा ऐसी होती है। अंग्रेजी जो है ना, बहुत 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 रद्दी भाषा है। इसके पास शब्द नहीं है अपने। 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा बनी है। आपको मालूम है अंग्रेजी का इतिहास मुश्किल से 1000, 1200-1500 साल पुरा। 5वीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी। पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उसमें लैटिन चलती थी। अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई। फ्रेंच से उधार लिया, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, इससे लिया, कुछ हिंदी से लिया, खिचड़ी बना दिया उन्होंने। शब्द नहीं है उनके पास। इतनी गरीब भाषा है ये, जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनके पास ले दे के एक ही शब्द है, अंकल। काका, मामा, मौसा, फूफा, काका का काका, मामा का मामा, मौसा का मौसा, सब एक ही है, अंकल। शब्द ही नहीं। और ले दे के एक शब्द है आंटी। काकी भी है, मामी भी है, मौसी भी है, सब आंटी। ये भारत में तो नहीं होता। हमारे यहां तो जितने भी रिश्ते हैं, हर एक के लिए अलग शब्द है। इनके पास शब्द ही नहीं। और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं, समझ में नहीं आते। फादर इन लॉ, कौन सा? इधर वाला कौन सा फादर इन लॉ? मदर इन लॉ कौन सी? इधर वाली की इधर वाली।
मूर्खताओं की भाषा। अच्छा, मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूं कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है, ठीक है, आप 1 मिनट में पता लगा लेंगे साला है या माने उसकी बहन का भाई है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये उसका जीजा है, इमीडिएट में पता लगा लेंगे। अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है, ब्रदर इन लॉ। अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है मूर्खों की भाषा की नहीं। अब ये मूर्खों की भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और ये मूर्खता पता है कहां तक जाती है? हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंस के हमारा कचरा हो गया। न हम अंग्रेज हो पाए, न भारतीय रह पाए। आधे अंग्रेज आधे भारतीय। वो कैसे है? किसी के घर में जाओ तो पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया? और जिन्होंने नाम रखा है ना टिंकू, उनको पूछता हूं आपको इसका अर्थ मालूम है? टिंकू अंग्रेजी की वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने, वो टिंकू है। और यहां अच्छे खासे अपने बेटे को आप टिंकू बोल बोल के टिंकू बना रहे। क्या मूर्खता के नाम रखे, कैसे कैसे नाम रखते हैं। डब्लू, बबलू, पिंकू, टिंकू, बबली, डबली, ट्विंकल, डिंपल। क्या मूर्खता! कुछ नामों की कमी है अपने संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में। क्यों आप ये फालतू अंग्रेजी ना? और ऐसी मूर्खाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पे। कभी कभी कुछ घरों में मैं चला जाता हूं भोजन आदि करने के लिए, क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता, ठहरता भी होटल में नहीं, किसी के घर में ठहरता हूं, खाता भी घर में ही हूं, तो अक्सर घरों में जाता रहता हूं, तो वहां अंग्रेजी की मूर्खाई दिखाई देती। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया दिल्ली, तो उनके एक छोटे से बेटे को माता पिता ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये हमारा बेटा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, ये बहुत होशियार है। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी कविताएं सुनाता। मैंने कहा अच्छा, सुनवाओ जरा। तो उन्होंने कहा बेटे पोइम सुनाओ अंकल को। मैंने कहा मैं अंकल तो नहीं हूं। कहने लगे फिर क्या है? मैंने कहा काका बना लो, मामा बना लो, कुछ बना लो, अंकल तो नहीं हूं। जो सुविधा है बना लो, मामा बना लो, काका बना लो, कुछ कर लो। तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। मैंने बच्चे को पूछा तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। क्यों सीखा? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। क्यों सिखाया? उसकी टीचर ने सिखाया। टीचर को फोन लगाया, आपको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। किसने सिखाया? हमारे टीचर ने सिखाया। अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया इस कविता का अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना। अब भारत के बच्चे ये कविताएं गाएं, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, और करोड़ों बच्चे ये कविताएं गाएं, भगवान ने सुन ली तो? भगवान ने अगर कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा, यहां बारिश होगी नहीं। और 60% खेती बारिश पर इस देश में जिंदा रहती है। वहां अगर बारिश नहीं होगी, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, शेतकरी भूखा मरेगा, तो भारत में इस कविता की गरज क्या, जरूरत क्या? ऐसे मूर्ख लोग अंग्रेजी में कविता। फिर उसकी आई ने, बच्चे की आई ने कहा फिर कौन सी कविता सिखाऊं? तो मैंने कहा कविता सिखाओ, ये रे पाऊसा, तुला दे तो पैसा, पैसा झाला पोसा, पाऊस अलग में। ये कविता सिखाओ, क्योंकि ये कविता भारत की आत्मा है। आत्मा क्यों है? जिस देश में 60% खेती पाउस आधारित है, उस देश में पाउस को बुलाने की ही कविता हो सकती है, भगाने की कैसे हो सकती है? तो हमारे बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, बार बार आओ, मैं तुमको पैसा देना चाहता हूं इसलिए आओ। ये भारत की कविता है। अंग्रेजों की कविता रेन रेन गो अवे। कविता भी जो होती है ना, वो अपनी जरूरत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से निकलती है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, उनकी परंपरा हमसे बिल्कुल अलग है।
इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है, यूरोप में बारिश कभी भी आती है। वहां के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते, कभी भी मौसम खराब हो जाता है, इसलिए वो कविता गाते हैं, रेन रेन गो अवे। हमारे यहां तो बारिश साल में सिर्फ 3 महीने आती है और उसका दिन फिक्स है, इस दिन से लेकर इस दिन तक। तो हम कैसे गा सकते हैं रेन रेन गो अवे? और बारिश का समय जब निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित है, तभी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हमारे देश में महाकवि कालिदास ने जो मेघों का वर्णन किया है और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन्न होता है सुनकर बोलकर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि जरूरत है हमारी। महाकवि कालिदास इंग्लैंड में नहीं हो सकते, जो मेघों का इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं, वो जरूरत है हमारी। तो हम तो हमारी जरूरत सभ्यता संस्कृति परंपरा में से लेंगे, अंग्रेजों की सभ्यता संस्कृति परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं। तो इस अंग्रेजियत को छोड़िए, आप भाषा को छोड़िए। अंग्रेजों को आपने छोड़ दिया, इस भाषा को क्यों पकड़ के रखा है? अपनी जिंदगी से निकालिए इसको, और फालतू अंग्रेजी का रौब मत झाड़िए किसी पर। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख मिलते हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, मराठी आती है फिर भी अंग्रेजी में बोलते हैं, हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? तब वो थोड़े परेशान होते हैं, वो पूछते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं सच में वो तुम्हारी मिसेज है? तुमको मालूम है मिसेज का अर्थ क्या होता है? मिसेज शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लैंड में और यूरोप में एक बड़ी खराब परंपरा है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। परंपरा यह है कि कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता। अभी शादी की, 2 दिन बाद तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा। एक स्त्री एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते, बार बार एक दूसरे को बदलते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शर्ट बदलते हैं, वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके यहां कॉमन है। कोई पति पत्नी है, अकेले एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके रिश्ते दूसरों के साथ भी होंगे। एक महिला कम से कम 10-15 पुरुषों के साथ सोएगी रात को, एक पुरुष 10-15 महिलाओं के साथ रात को सोएगा। ये हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा। अब इसमें होता क्या है, पत्नी तो एक ही है और पति तो एक ही है, तो पत्नी और पति तो एक एक है, लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सब मिस्टर एंड मिसेज होते हैं। मिसेज का माने होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सके, वो सब मिसेज होती है। और यहां अच्छी खासी धर्म पत्नी को हम मिसेज बनाने में लगे हुए हैं। ओ शी इज माई मिसेज। तब मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? और मिस्टर इसका उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोए वो मिस्टर। तो यहां का पति मिस्टर नहीं है और यहां की पत्नी मिसेज नहीं। और हमारे पास कितना सुंदर शब्द है पत्नी के लिए, श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ, वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं। आप मत बोलिए ये शब्द का, मिस्टर भी मत बोलिए। और सबसे खराब शब्द अंग्रेजी का है मैडम। हम अक्सर बोलते रहते हैं मैडम मैडम मैडम। मैडम जानते हैं कौन होती है? यूरोप में जो वेश्याघर होते हैं, उन वेश्याघरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वेश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं, अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं, किसी को भी मैडम कह देते हैं। और यहां की स्त्रियां मैडम कहलवाती हैं, मैडम बोल। इतना दिमाग खराब है। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, कृपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। क्यों फालतू में? हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या हिंदी में शब्द ना हो, या संस्कृत में ना हो। दुनिया के सबसे ज्यादा शब्द तो संस्कृत में। जो भाषा में धातु रूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं, उस भाषा में करोड़ों शब्द बन सकते हैं।
और अंग्रेजी में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग नहीं है, इसलिए शब्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी से अच्छी तो फ्रेंच है। फ्रेंच में धातु रूप अलग है, शब्द रूप अलग है, जैसे संस्कृत में है वैसे ही फ्रेंच में। और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से मैंने पूछा, आपने ये फ्रेंच बनाई कहां से? शब्द रूप अलग, धातु रूप अलग। उन्होंने कहा संस्कृत की नकल करके। तो फ्रेंच संस्कृत से निकली, जर्मन संस्कृत में से निकली, तो हम संस्कृति क्यों ना सीखें फिर, जो सारी भाषाओं की मां है? और उसको सीखें तो अपना साहित्य भी पढ़ पाएंगे। अपने ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में ही है। अगर उसको पढ़ना हो, ऋग्वेद पढ़ना हो, यथर्ववेद पढ़ना हो, सामवेद पढ़ना हो, यजुर्वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ने हो, सांख्य उपनिषद पढ़ना हो, छांदोग्य, कुछ भी पढ़ना है तो संस्कृत में ही संभव है। तो अपना ज्ञान जिस भाषा में प्रचंड है उस भाषा को सीखें, मातृभाषा को सीखें, राष्ट्रभाषा को सीखें। ये विदेशी भाषा का चक्कर खत्म करें। हम इस देश में एक कानून बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी, और ये कानून होगा। वो कानून ये होगा कि किसी भी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा की कंपल्शन, माने उसका होना, ये खत्म कर देंगे। अंग्रेजी भाषा नहीं है तभी सरकारी नौकरी मिले। आपको महाराष्ट्र में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मराठी आनी ही चाहिए। आपको अगर कर्नाटक में सरकारी नौकरी चाहिए तो कन्नड़ आनी ही चाहिए। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी चाहिए तो तमिल आनी चाहिए। आंध्र में सरकारी नौकरी चाहिए तो तेलुगु आनी चाहिए। उत्तर भारत में सरकारी नौकरी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। ये कानून हम बनाएंगे, और इस कानून के थोड़े थोड़े उपकानून ऐसे बनेंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति मुकदमा करने जाए, वादी या प्रतिवादी, वो मातृभाषा में सुना जाना चाहिए और उसमें बहस होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के सारे मुकदमे अंग्रेजी में होते हैं। ना वादी जानता है ना प्रतिवादी जानता, वकील जानता है, जज जानता है, घोटाला उसी में होता है। जिसको न्याय चाहिए उसको अंग्रेजी आती नहीं, और अंग्रेजी में मुकदमा चल रहा है, वो तो बेचारा चुपचाप देखता रहता है। जब फैसला आता है वकील अपने तरह से समझाता है, जज अपने तरह से समझाता है। और इस देश में ये कानून होगा कि जो जज महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या तमिलनाडु में या आंध्र में, उनको स्थानीय भाषा में ही फैसला देना है। और अगर नहीं आती उनको स्थानीय भाषा तो वो जज नहीं हो सकते। इस देश में कुछ भी हो सकता है। जब स्थानीय भाषा में न्याय मिले, स्थानीय भाषा में शिक्षा मिले, हमारे सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे मराठी में, मेडिकल पढ़ेंगे मराठी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे मराठी में, एमबीए पढ़ेंगे मराठी में। आप बोलेंगे कैसे संभव है? 10-11 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की। आपको मालूम है दुनिया का सबसे छोटा देश है डेनमार्क, जिसकी 30 लाख की आबादी है, मात्र 30 लाख। उन्होंने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में रखे हुए हैं। डेनमार्क की भाषा है डेनिश। 30 लाख की आबादी में सब इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं। इतना छोटा देश अगर अपनी भाषा में इंजीनियरिंग सिखा सकता है तो 11 करोड़ का महाराष्ट्र अपनी भाषा में इंजीनियरिंग क्यों नहीं सिखा सकता? आसानी से हो सकता है। भाषांतर करना है, पाठ्यक्रम बदलना है। और मराठी में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द हैं, इसलिए भाषांतर करना बहुत आसान है। और मराठी से ज्यादा हिंदी में शब्द हैं, और उससे ज्यादा संस्कृत में शब्द हैं। माने हमारी भाषाओं के पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, हम बहुत आसानी से भाषांतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? किसी भी विद्यार्थी को जब आप अंग्रेजी में बात पढ़ाते हैं, उसको याद करने में 6 गुना ज्यादा समय बर्बाद होता है। आप उसको मराठी में सिखाइए कुछ भी, वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे में याद कर लेगा। फिर वही अंग्रेजी में सिखाइए, 6 महीना लगेगा और याद नहीं कर पाएगा, रटेगा पोपट की तरह से, तोते की तरह। और रटा हुआ क्लासरूम में जाके वॉमिटिंग करेगा, उगल देगा, और बस नंबर आने के बाद दूसरे दिन भूल जाएगा कि मैंने लिखा क्या है, उसको याद ही नहीं रहे। क्या फायदा है ऐसा पढ़ाने? मैंने एक दिन ईमानदारी से पूरा कैलकुलेशन किया, हिसाब निकाला कि जिस इंजीनियरिंग को 5 साल में हम पढ़ाते हैं अंग्रेजी में, उसी को मराठी में 2 साल में पूरा पढ़ा सकते हैं। पूरा इंजीनियरिंग 2 साल। जिस मेडिकल साइंस को 6.5 साल में हम पढ़ाते हैं, मराठी में उसको 3 साल में पढ़ा सकते हैं। एमबीए की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में जो हम पढ़ाते हैं 2 साल में, मराठी में 4 महीने में होता है पूरा कोर्स। माने हम विद्यार्थियों का कितना बोझा कम कर सकते हैं अगर मातृभाषा में वो पढ़े। और सबसे बड़ी बात है जिंदगी की, वो हमेशा याद रखिए आप,
कि व्यक्ति जो सोचता है, चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, वो मातृभाषा में ही संभव होता है। विदेशी भाषा में आप चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। भाषांतर कर सकते हैं, चिंतन नहीं होता, विचार नहीं होता, वो मातृभाषा में ही होता है। क्योंकि मां की भाषा है ना, इसलिए वो सबसे नजदीक होती है। और मातृभाषा में किसी चीज को जितने अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं, किसी भी विदेशी भाषा में नहीं कह सकते। तो जो सहज है, सरल है, आसान है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी है, हमारी आई के साथ, हमारे परिवार से जुड़ी है, वो भाषा को प्रमुख भाषा बनाना, ये हम चाहते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था में। हम चाहते हैं कानून व्यवस्था में भी मातृभाषा चले, प्रशासन में भी मातृभाषा हो, संसद में हर एक नेता को बात करनी हो, हिंदी में बोले, मराठी में बोले, नहीं तो संस्कृत में बोले, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में बोले, उसका भाषांतर किया जा सकता। अंग्रेजी में बोले, ये देश के करोड़ों लोगों का अपमान। पुडारी आता है, हमसे वोट मांगता है मराठी में, और फिर संसद में जाके अंग्रेजी बकना शुरू कर देते। लोगों से मराठी में वोट लिया और संसद में जाके अंग्रेजी में बात किया। इसका माने तुमने जिनका वोट लिया उनका अपमान किया। ऐसे पुडारी को हम चुन के क्यों भेजेंगे संसद, जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं करता। और भाषा के सम्मान के साथ सारा सम्मान जुड़ा हुआ। ये अंग्रेजी है ना, तो इस अंग्रेजी की भाषा अकेली हमारे ऊपर हावी नहीं है, अंग्रेजियत पूरी हावी है। इस अंग्रेजी भाषा के चक्कर में पता है हमने हमारी भूषा भी छोड़ दी। अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी भूषा भी इस्तेमाल करते हैं। टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, 3 पीस सूट पहनते हैं, भयंकर गर्मी में 50 डिग्री तापमान है। इसका कानून बदला जाए, व्यवस्था बदली जाए, नियम बदले जाए, नीतियां बदली जाए, और इस देश का आम आदमी पुलिस के अत्याचार से ना मरे, पुलिस के असहयोग से ना मरे, आम आदमी इस देश के पुलिस की बर्बरता से ना मरे। आम आदमी को मरना है तो अपने समय को, अपने जीवन को पूरा करता हुआ मरे, तब तो हम कह सकते हैं कि भारत आजाद हुआ है, भारत स्वतंत्र हुआ है। नहीं तो ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। मैं फिर वही बात कहता हूं कि लाला जी की मृत्यु जिस कानून के कारण हुई, भगत सिंह को जो कानून के कारण फांसी हुई, वो कानून अगर 2009 में भी चल रहा है तो हमारे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है। स्वतंत्रता आई नहीं है, आजादी मिली नहीं। बस इतना ही हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। अंग्रेजों की सरकार की सत्ता और काले अंग्रेजों की सरकार की सत्ता, बस इतना ही परिवर्तन हुआ है। गोरे अंग्रेज अपनी सत्ता काले अंग्रेजों को सौंप कर चले गए हैं, और काले अंग्रेज इस देश के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे। और एक उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम था डलहौजी। थोड़ा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो डलहौजी के बारे में आप सब जान जाएंगे। डलहौजी सबसे ज्यादा अत्याचारी, निरंकुश, संवेदन शून्य अंग्रेज अधिकारी था। क्या किया उसने? एक कानून बनाया इस देश में, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में अगर कहें तो भूमि के अधिग्रहण का कानून, जमीन को छीनने का कानून, जमीन को हड़प लेने का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये कानून डलहौजी ने बनाया। पूरे देश में इस कानून को लागू किया गया। डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने जब ये कानून बना दिया और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया तो इसका एक ही परिणाम निकला, करोड़ों भारतवासी भारत में भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए। कैसे? डलहौजी ने वो कानून बना के भारत के गांव-गांव में प्रवास करना शुरू किया, और उसकी सरकार के अधिकारियों ने प्रवास करना शुरू किया। डलहौजी खुद लिख रहा है अपनी डायरी में कि मैं गांव-गांव जाता था, हजारों किसानों की मीटिंग बुलाता। एक एक मीटिंग में 25,000 किसान आते थे। उन सब किसानों को पूछा जाता था कि तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन के कागज हैं क्या, जो ये सिद्ध करें कि ये जमीन तुम्हारी है। कोई किसान को ये पूछा जाए आज से 150 साल पहले कि जमीन के कागज हैं आपके पास जो ये सिद्ध करें कि जमीन तुम्हारी है, तो किसी किसान के पास कागज नहीं होते थे। क्यों? कागज बनाकर जमीन को हस्तांतरण करना इस देश की परंपरा नहीं है। इस देश में जमीन का हस्तांतरण करने की जो परंपरा है वो ये है कि मेरे पिता ने अपनी जमीन मुझे दे दी, मैंने मेरी जमीन अपनी आने वाली पीढ़ी को दे दी, उसने अपनी जमीन उससे आने वाली पीढ़ी को दे दी। तो परंपरा से ये जमीन का हस्तांतरण इस देश में होता रहा हजारों साल से। डलहौजी ने कहा कि ये नहीं माना जाएगा, कागज होना चाहिए।
जिस पर लिखा हो कि ये जमीन तुम्हारी है और उस पर सरकार की मोहर होनी चाहिए। अब किसी भी किसान के पास कागज नहीं और किसी भी किसान के पास मोहर नहीं अंग्रेजी सरकार की, तो इसी आधार पर डलहौजी किसानों से जमीनें छीन लेता था और वो कहता था ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये अंग्रेज सरकार की जमीन है। कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट और उसकी कार्यवाही इस तरह से हुआ करती थी। तो डलहौजी कहता है कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने मिलकर 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी। 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी। डलहौजी अपनी डायरी में लिख रहा है कि ये कानून भारत में लागू होने से पहले एक भी किसान ऐसा नहीं था जो भूमिहीन हो, लैंडलेस हो। मैंने ये कानून बनाया और जमीनें छीनी, उसके बाद भारत के किसान भूमिहीन हुए, लैंडलेस हुए। तो 10 करोड़ किसानों को जिस डलहौजी ने भूमिहीन बना दिया और जिस कानून के आधार पर उसने किसानों से जमीनें छीनी, वो कानून आजादी के 63वें साल में आज भी इस देश में चल रहा है। और ऐसे ही चल रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ। बस परिवर्तन इतना ही है कि अंग्रेजों की सरकार जो जमीनें किसानों से छीनती थी, अब भारत की सरकार वो जमीनें किसानों से छीन लेती, हजारों एकड़ जमीनें छीन लेती। आप जानते हैं हमारे देश की सरकारों ने कुछ योजनाएं बना रखी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके SEZ। SEZ में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी गई है जबरदस्ती, इसी कानून के आधार पर, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेजों ने व्यवस्था ये बनाई थी कि भारत के किसानों से जब जमीनें छीनी जाएं तो कोई भी भारतीय किसान अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा ना कर सके। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने की हुई थी। तो अंग्रेजों के जमाने के किसानों की जमीनें जाती थी तो अंग्रेजों की अदालत भी उस मुकदमे को सुनती नहीं थी। आजादी के 62-63 साल के बाद भारत में भी यही है। जिन जिन किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं उनकी कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, हाई कोर्ट नहीं करता। किसानों को झक मार के जमीन देनी ही पड़ती। सरकार जब जमीन छीनती है किसानों से तो उसकी कीमत लगाती है 15 पैसे स्क्वायर फीट, 50 पैसे स्क्वायर फीट, 1 रुपए स्क्वायर फीट। फिर वही जमीन को सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती है तो उसकी कीमत हो जाती है 1500 रुपए स्क्वायर फीट। किसान से जमीन छीनी जाती है 15 पैसे स्क्वायर फीट, वो जमीन कंपनियों को बेची जाती है 1500 रुपए स्क्वायर फीट, और सरकार किसान और कंपनी के बीच में एजेंट की तरह से काम करती है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। तब हम सब अपने आप से पूछते हैं, देश आजाद हुआ है क्या? कोई स्वतंत्रता इस देश को मिली है? अंग्रेजों के जमाने में लैंड एक्विजिशन एक्ट था, अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही कानून चल रहा है। हमें लगता है कि आजादी अधूरी है, वो पूरी नहीं है। स्वतंत्रता तो आई नहीं है, आजादी भी अधूरी। और एक उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजों की सरकार ने भारतवासियों से पैसे छीनने के लिए, धन संपत्ति छीनने के लिए कुछ कानून बनाए थे। मैं आपको अंग्रेजों के समय की एक घटना सुनाता हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दस्तावेजों पर आधारित है। 1857 में जब इस देश में क्रांति हुई, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो उसका परिणाम आपको शायद मालूम है या नहीं। 3 महीने में भारत की पूरी धरती, भारत की पूरी भूमि अंग्रेज विहीन हो गई थी। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ नाम के एक शहर से, उत्तर भारत। और लोगों में इतना गुस्सा आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ कि लोगों ने अंग्रेजों के घर जला दिए थे मेरठ शहर में। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था, और जो घर से निकलकर भागा उसकी गर्दन काट दी थी लोगों ने, और वो चाकू जो भाजी काटने वाला उससे गर्दन काटी थी। इतना गुस्सा लोगों में था। और मेरठ में जब सारे अंग्रेज मारे गए तो दिल्ली में शुरू हो गई ये क्रांति 11 मई को। 5 दिन में दिल्ली में हजारों अंग्रेजों का कत्लेआम हो गया। फिर बरेली में, फिर शाहजहांपुर में, फिर अलीगढ़ में, फिर आगरा में। भारत के ऐसे 350 शहरों में ये क्रांति हुई थी, सतारा में और कोल्हापुर में, पूरे भारत में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में। भारत का कोई स्थान बचा नहीं था जहां ये क्रांति ना हुई हो। उस क्रांति में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए थे।
भारत के लोगों ने उनको मार डाला। उन भारतवासियों ने मार डाला